असर है कि बीड़ के परली में इस मुंडे अस्पताल पर अब ताला लग चुका है। इस अस्पताल को चलाने वाला डॉक्टर सुदामा मुंडे अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ फरार है। डॉक्टर मुंडे पर आरोप बेहद ही संगीन है। आरोप है कि इस अस्पताल में गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर सुदामा मुंडे पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कोख में ही कन्या भ्रूण को मार डाला। इस दरिंदगी के खिलाफ बीड़ में लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। आरोपी डॉक्टर को कड़ी सजा दिलवाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुदामा मुंडे के अस्पताल के सामने आंदोलन किया। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल को सील कर दिया। सिर्फ हॉस्पिटल बंद करने से नहीं होगा, जो भाग के निकल गया है, यहाँ का जो आरोपी है डॉक्टर सुदामा मुंडे, सरस्वती मुंडे, उनको अरेस्ट करना है। बताते हैं कि मुंडे अस्पताल में कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना अपराध लंबे समय से हो रहा है, लेकिन आमिर के शो के बाद अस्पताल की पोल सबके सामने खुली। प्रशासन ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। महाराष्ट्र में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 1000 लड़कों पर सिर्फ 925 लड़कियां हैं, जबकि 2001 में ये आंकड़ा 922 था। आमिर के असर में गुजरात भी शामिल हो गया है। अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने डॉक्टरी के पेशे को बदनाम किया है। इसका नाम है डॉक्टर हेमांग शाह। पुलिस ने इस डॉक्टर को गैर कानूनी तरीके से गर्भ की जांच के आरोप में पकड़ा है। डॉक्टर साहब स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए करवाए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए। शहर के नरोड़ा इलाके में हेमांग शाह अपने उमिया नर्सिंग होम में गर्भ का लिंग निर्धारण का टेस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक हेमांग ये काम अशोक पटेल नाम के एक एजेंट के जरिए करता था। अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि अशोक के रैकेट में और कितने डॉक्टर थे। हमने अशोक पटेल जो मेन एजेंट है, जो काफ़ी सारे ऐसे इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व है, ऐसा हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी, उसको अरेस्ट किया गया। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में है, तो हम लोग ये उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो किन किन डॉक्टर से ऐसे इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहा था। आमिर खान के शो के बाद से राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग अवैध तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले डॉक्टरों को बेनकाब करने के लिए निजी डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ले रहा है। प्रशासन की मदद से अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं कि ऐसी एजेंसियां आगे आएं जो स्टिंग ऑपरेशन कर सकती हैं। आपको बता दें कि गुजरात में 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 लड़कों पर सिर्फ 918 लड़कियां हैं, जबकि 2001 में 920 लड़कियां थी, यानी 10 सालों में ये अनुपात घटा है। आमिर खान के शो से प्रभावित होकर राजस्थान के बुधानिया गांव के सरपंच ने उन औरतों और उनके परिवारों के खिलाफ मुकदमा कराने का फैसला किया है जो या तो लिंग परीक्षण करवाने जा रहे हों या कोख में ही बेटियों को मारना चाहते हों। सरपंच रणधीर सिंह ने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो गाँव की गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखेगी। रणधीर सिंह ने कहा है, गर्भवती महिलाएं सीधे आंगनबाड़ी कार्यालय में जाती हैं और वहां से पोषाहार प्राप्त करती हैं। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पता रहता है कि गांव में कौन महिला प्रेग्नेंट है, इसलिए उनकी एक टीम गठित की गई है। वो पूरी टीम की नज़र पूरी पंचायत की महिलाओं पर रहेगी। राजस्थान में 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 लड़कों पर 883 लड़कियां हैं, जो कि 2001 में 909 लड़कियां थी, यानी 10 सालों में ये अनुपात घटा है। ये थी 3 राज्यों में असर की कहानी और असर अभी जारी है। तो ये असर हो रहा है, पहला एपिसोड है, लेकिन उसका पहले एपिसोड में आपने ये समस्या उठाई थी, लेकिन लगातार असर हो रहा है। और गुजरात में एक नई पहल की गई है। हमारे साथ गुजरात के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयनारायण व्यास जी, वो जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा। जासूस जो है डिटेक्टिव एजेंसीज, उनको हायर करने की बात की गई है। जयनारायण व्यास, ये जो आपकी तरफ से पहल की गई है, इसके पीछे क्या सोच है और क्या इससे बदलाव आएगा? जासूसी से, स्टिंग से कुछ हो पाएगा? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े जनगणना के आधार पर बताए जा रहे हैं वो डेटेड हैं। सही कंपैरिजन तो जो बाल जन्म का प्रमाण है
उसके ऊपर से मिल सकता है। और गुजरात ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। एक समय ऐसा था जब 822 बच्चियां पैदा होती थी 1000 बच्चों के सामने, अब वो सुधर के 903 हो गई है ये लेटेस्ट SRS के मुताबिक। तो हम इस मामले को एक सामाजिक प्रश्न की हैसियत से देख रहे हैं और ये मामले में न सिर्फ कानून मगर ये जो लोग इसमें लिंग परीक्षण के साथ काम करते हैं, डॉक्टर से लेकर एजेंट्स तक, हम उनके साथ बिल्कुल कड़ी तरह से पेश आने वाले हैं। इसका ये अशोक पटेल वाला उदाहरण तो एकमात्र नमूना है। हम प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज को भी रिटेन करने जा रहे हैं, जैसे हमने इसके लिए ऐड भी निकलवा दी है, क्योंकि सिर्फ सरकारी तंत्र से ये बात बाहर नहीं आती। हालांकि ये मैं कहना चाहूंगा आपके शो पे और ये दर्शकों के लिए कि ये जो कम्युनिटी है, डॉक्टर कम्युनिटी, वो तो जानती है कि कौन लिंग परीक्षण करता है, तो अगर पता चलाना है तो उतना मुश्किल नहीं है। मगर ये क्या दूसरे रीजन को आप आगे बढ़ाए, चाहे ह्यूमन ग्रीड कहे, चाहे सामाजिक समस्या कहे, ये बात उतनी असरकारक ढंग से बाहर नहीं आती थी। तो हमने तय किया है कि अच्छी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को हम एंगेज करके न सिर्फ ये पता लगाए मगर डॉक्यूमेंट्स भी जुटाए, ताकि इसके तहत जो केस किया जाए उसके लिए पर्याप्त सामग्री हो कि दोषी उसमें से छटक न पाए। जी हाँ, तो आमिर आपने सुना ये पहल की गई है, ये नई पहल है, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं उनको हायर की जाएगी। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जयनारायण व्यास जी से? नहीं, मुझे खुशी है कि आपकी सरकार सर ये अच्छा एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जाहिर है सामाजिक ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसका जो बुरा असर पड़ता है समाज पर, महिलाओं पर, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इस फर्क में, लड़की और लड़कों के फर्क में, जो आंकड़ों में जो फर्क आते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि गुजरात सरकार जो है इसको बहुत अहमियत दे रही है। आमिर जी, मैं आपसे अभिनंदन देना चाहूंगा कि ऐसे अहम मुद्दे पे आपने ये ध्यान पूरा आकर्षित किया है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, ये एक अहम समस्या जो आमिर ने अपने शो में उठाई सत्यमेव जयते में, लेकिन आगे हम बात करेंगे जो आपका तीसरा एपिसोड था उसमें जो समस्या उठाई गई थी, दहेज की समस्या, उसका क्या असर हुआ है उसकी बात करेंगे। लेकिन जयनारायण व्यास जी, सिंड्रेला, हरीश, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए। आमिर, आप भी जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। हरीश, सिंड्रेला, सी यू गाइस लेटर। यस, थैंक यू आमिर। मैंने अपने आप में ठान लिया है कि मैं अभी ऐसे कोई भी लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी जो दहेज लेगा या दहेज मांगेगा। लास्ट टाइम का ये जो शो है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उस शो ने मेरे दिल को छू लिया है और उस शो से मुझे एक सीख मिली है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे कोई दहेज दे के भी लड़की देता है तो मैं नहीं, दहेज तो नहीं लूँगा। और बाकी वो दूसरों का मुझे मालूम नहीं है, पर मैं अपना ये पक्का बोलता हूँ कि मैं दहेज पक्का नहीं लूँगा। इनकी पहल से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इससे दहेज प्रथा में थोड़ी रोक भी लगेगी। साधारण विवाह होने की आगे इसकी रूपरेखा बनाने की लोग बाग सोचेंगे और आगे जाके अपनी बच्चियों को भी सुरक्षित पा सकेंगे। वास्तविकता में आमिर खान ने ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर जो कार्यक्रम करके एक पहल की है, ऐसी और अच्छे लोगों को भी करनी चाहिए। आमिर खान का ये सत्यमेव जयते प्रोग्राम जो चला है, इससे क्या ये जन जागरूकता है। जिन विषयों पर हम क्या करते हैं, बात भी करना नहीं चाहते, उनसे इसके बारे में क्या हुआ है, सब लोग आपस में जागरूक होकर इस बारे में खुलकर विचार कर रहे हैं। अभी जो टीवी पर शो चल रहा है सत्यमेव जयते, एक शो नहीं है, ये एक हकीकत है जो एक शो बनकर आमिर खान जी सामने ला रहे हैं। एपिसोड
सत्यमेव जयते की, और इन तीनों एपिसोड में एक बात जो सामने आई वो ये कि औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल है। या तो उसे पैदा नहीं होने दिया जाता, या तो कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या अगर वो पैदा हो जाए उसे एक बचपन नसीब हो तो उस बचपन में उसके साथ यौन शोषण होता है। अगर वो बचपन की दहलीज से निकलकर आगे बढ़े अपनी जिंदगी में तो फिर दहेज के लिए उसका सौदा किया जाता है, या फिर दहेज के लिए उसे मार दिया जाता है। ये औरत की कहानी है। ये तीन रूप, तीन जिंदगी के अहम पल, और ये सब उसके साथ हो रहा है। देखिए किस तरह से कोख में या तो पहले कत्ल हो जाता है, या फिर अगर बचपन मिला तो बचपन उसको नहीं मिल पाता क्योंकि यौन शोषण हो रहा है, और अगर शादी हुई वहां तक पहुंची तो वहां पर भी तकलीफ है। हर तरफ से औरत तकलीफ में है। जी दरअसल अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे जो हम वैसे तो हमारे 13 मुद्दे हैं, और इन 13 मुद्दों में हमने 2 साल से रिसर्च की है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ वहीं पे आके रुकती है कि जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी सोच है लड़कियों को लेके, कन्याओं को लेके, औरतों को लेके, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, और इसीलिए बहुत सारे मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं। और ये हमारी नजर में, ये हमारी का मुद्दा भी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जुड़ जाता है लड़कियों से भी। हालांकि उसमें देखिए बाल यौन शोषण तो बच्चों का मामला है, और उसमें जैसे हमने देखा कि लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं सामाजिक जिनका जो एक तरह से अगर आप उन समस्याओं की जड़ पे आए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एक भेदभाव है, क्योंकि एक नहीं, ये जो एक हमारी सोच है, इसको कहते हैं वेरी पेट्रियार्कल सोच, जो एक मर्दों की जो सोच होती है, हिंदी का शब्द मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, जो पेट्रियार्कल सोच होती है जिसमें औरत को दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, उसके साथ हर जगह नाइंसाफी, उसको एक आज़ादी नहीं दी जाती है, उसको एक इक्वालिटी या समानता नहीं दी जाती है समाज में, उसे अधिकार, बहुत सारे अधिकार छीने जाते हैं उससे, अलग अलग किस्म के दबाव उस पर डाले जाते हैं औरतों पे। तो ये बहुत सारे समस्याओं की जड़ यही है। जी हाँ, बहुत सारी समस्याओं की एम्पावरमेंट ऑफ विमेन जो है बहुत सारे समस्याओं का सोल्यूशन। जी हाँ, अगर उन्हें ताकत मिलेगी, अगर औरतों को ताकत मिले तो बहुत सारे समस्याओं का हल निकल सकता है। ये हमारी समझ में आया इन 2 सालों में। जी हाँ, तो औरत को ताकत मिले, लेकिन जो दहेज की समस्या आपने उठाई, जो पिछला एपिसोड था सत्यमेव जयते का, उसमें दहेज की समस्या को उठाया गया। आइए देखते हैं उसका किस तरह का असर हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। जी, कोमल दिल्ली के एक समृद्ध परिवार में नाजों से पली थी। कोमल के पिता ने अपनी राजकुमारी की शादी बड़े ही ठाठ से शाही अंदाज में की, और कोमल ने अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू किया। उन्होंने कभी मुझे वाइफ का दर्जा नहीं दिया, हमेशा मुझे नौकरानी बना के रखा। टॉर्चर इस तरीके से देते थे, कभी मेरी बाजू पकड़ के यूं हिलाया, आई वाज सर से लेके पांव तक मैं हिल गई थी। एक दिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे धमकी दी, मैं अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तू सड़ यहाँ जिंदगी भर, मैं जा रहा हूँ। मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर वो छोड़ छाड़ के धक्का दे के बंद करके चले गए। आई वॉज अलोन इन द हाउस फॉर 4 days विदाउट फूड, विदाउट वाटर। 4 दिन। एक रात को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, हाथ पैर फूलने शुरू हो गए थे। फिर मैंने वुमेन सेल को कॉल किया, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा, उन्हीं के वहां से उनको कहा कि प्लीज आप आओ। दिल्ली की कोमल की दास्तां जब दुनिया ने देखी तो यकीन ही नहीं हुआ कि 7 फेरे लेने वाला कोई शख्स अपनी पत्नी के साथ ऐसे जुल्म कर सकता है। लेकिन ये हकीकत थी और सामने आई सत्यमेव जयते के जरिए। कोमल बताती हैं कि जितनी मदद उन्हें पिछले 5 दिनों के दौरान मिली है, उतनी पिछले 2 सालों में भी नहीं मिली थी। फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड इवन सोसाइटी मेम्बर्स की तरफ से भी, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनकी तरफ से भी काफ़ी रिस्पांस मिला है। कोमल बताती हैं कि वो पिछले 2 साल से लगातार अदालत और महिला अपराध शाखा के चक्कर काट रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट में मुझे इस प्रोग्राम के आने के बाद जो असर होगा, जो मुझे न्याय, एक फेयर मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, वो ज़रूर मिलेगा। या वुमेन सेल जिसे कहते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए या हमारे साथ खड़े होने के लिए बनाया गया है, उसमें मेरी तरफ उनका रिएक्शन बहुत ही प्रेशराइजिंग रहा था कि केस को यहीं ख़त्म करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब उन्हें लगता है कि उनका पति कानून से बच नहीं पाएगा, जो कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर विदेश में बैठा हुआ है।
जो असर देखने को मिलेगा वो ये देखने मिलेगा कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी हमारी पॉजिटिव एक पाथ बन जाएगा, जिसमें कि हमें इंसाफ जल्दी मिलेगा और उस पर एक्शन लिए जाएंगे। अपनी बेटी को अरमानों के साथ ससुराल के लिए विदा करने वाले इस पिता के दर्द को सत्यमेव जयते के दौरान देश ने नम आंखों से देखा था, लेकिन अब उनकी उम्मीदें भी जग गई हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। बहुत बड़ा असर दिखाई दिया है और हम मानते हैं कि इस असर के साथ दूसरी लड़कियों को भी इंसाफ मिलेगा।